और क्या है, और ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपने को आगे एडवांस बना लिया। चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हम जाए तो सांसारिक उपलब्धियां हमने बहुत हासिल कर ली, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि हमने सांसारिक मटेरियलिस्टिक थिंग तो बहुत सारी ले ली, लेकिन जो आत्मिक हमारी जो इनर कैपेबिलिटी है वो एकदम नीचे गिर गई है। मनुष्य आज नीचे गिर गया है। युवा साथी हमारे साथ जो बैठे हैं, जो वरिष्ठ बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि हमारी जो आत्मिक शक्ति है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो कम हो गई है। कैसे कम हो गई है? हम व्यक्ति के नजरिए से एकदम नीचे गिर गए हैं। हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार, कैरेक्टर, थॉट्स और बिहेवियर एक तरह से पूरी तरह से नीचे गिर गया है, ओछा हो गया है। तो ये ओछा हो गया है, नीचे गिर गया है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि यदि आप आजकल के न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल या इंटरनेट पे आप देखते हैं कि किस तरह की न्यूज़ आती है, इन न्यूज़ों को देख के आपको पता चलता है कि इंसान कितना संवेदनहीन हो गया है, उसकी संवेदना कहीं खो गई है, उसकी फीलिंग्स, कंपैशन, लव, ये सब खत्म हो गया है। तो ये एक दूसरा पक्ष है। एक पक्ष सांसारिक, हमने बहुत प्रगति कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो इनर कैपेबिलिटी है, हमारी जो आत्मिक शक्ति है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और संसार में हम कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लें, लेकिन अगर हम एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, अगर हम खुद आत्मिक शक्ति से सराबोर नहीं होंगे तो उस सांसारिक शक्तियों का, उस सांसारिक उपलब्धियों का हम भोग नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में मैं सुनता था कि वो कहते थे कि ये विभीषिकाओं का दौर है, ये संधि काल है। इसी तरह से यह भी एक संधि काल है। कैसे संधि काल, किस तरह से है? संधि काल के दो प्रमुख हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण होते हैं। सबसे पहला है कि पुराने को खत्म करना, पुराना जो चीज चलती आती रहती है, जड़ चीजें, वो खत्म होती है, और नवीनता, नई चीजों का सृजन होना। तो ये दो चीजें हैं। आज के दौर में आप देखेंगे कि पुरानी कई चीजें खत्म हो रही है और नई चीजों का उद्भव हो रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये दो तरह की ऐसा समय पिछले कई वर्षों में दो बार और आया है। ऐसा एक समय आया था रामायण के समय, जब रावण का अत्याचार सब तरफ फैल रहा था, अहंकार का साम्राज्य था, सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तब श्री राम आए और उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को निश्चरहीन कर दूंगा, मतलब रावण के संहार, रावण के अत्याचार से मुक्त कर दूंगा। ये एक ऐसा संधि काल था। उसके बाद उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, तो ये हुआ संधि काल। दूसरा संधि काल हमारे बीच में आया था महाभारत के टाइम, जब छल कपट अपने चरम सीमा पे था। दुर्योधन को तिनके में भी अपने आप को एक राज्य दिख रहा था। जब श्री कृष्ण महाराज उनके पास गए कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन, एक कवि लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण महाराज उनके पास गए तो कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन से कह रहे हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं पर सुख से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मरुच पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात जब नाश की आती है तो पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। तो इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। ये हुआ हमारा दूसरा संधि काल। आज का जो समय है वो भी संधि काल का समय है, क्योंकि आज की चुनौतियां इतनी भयानक, इतनी विषम है कि ऐसी पहले कभी नहीं थी। पहले तो इंसान से इंसान मरते थे, लेकिन आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को ये नहीं छोड़ रहे हैं जो हमें मृत्यु की ओर ना ले जा सके, हमें पतन पराभव की ओर ना गिरा सके। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों से नजरें मिला के ये कह सके कि हमने आपके लिए ये किया है। चुनौतियों की हम बात करें तो सबसे पहली चुनौती हमारे पास आती है, क्योंकि ये वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग, तो युवा वर्ग से मेरा खास निवेदन है कि वो ध्यान से सुने, क्योंकि ये चुनौतियां उनके लिए है कि क्या चुनौतियां हमारे पास आज सामने खड़ी है और आगे आने वाले 50 सालों में वो कितनी भयानक होने वाली है। सबसे पहली चुनौती हमारे सामने पर्यावरण। पर्यावरण की चुनौती किस तरह से? पर्यावरण की चुनौती इस तरह से कि आप अगर देखें तो अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, लेकिन इस तरह की गर्मी पड़ रही है जैसे 9 तपे में गर्मी पड़ती है। झांसी का टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों का।
और ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। आगे आने वाले समय में 50 डिग्री होने में भी समय नहीं लगेगा। ये पर्यावरण का है। पर्यावरण हमारे इस चीज से हुआ, ये हुआ औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का मेन मुख्य कारण था इंसान का लालच। हमने जो आपको बात कही कि आत्मिक शक्ति कमजोर हो गई, इनर कैपेबिलिटी कमजोर हो गई, उसने इस तरह से अपना दोहन किया प्रकृति का, इस तरह से इंडस्ट्रीज बिछाई कि उसने सबसे पहले इंडस्ट्री बिछाने के लिए आपको चाहिए जमीन, और जमीन के लिए आपको पेड़ काटने होंगे, जंगल काटने होंगे। इसने सबसे पहले जंगलों को काटा और उसने ये किया कि वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई। जंगलों को काटने के बाद क्या हुआ? जंगलों को काटने का सबसे दुष्परिणाम ये हुआ कि आपको वर्षा नहीं मिल पाई। वर्षा का जो समय था वो चेंज हो गया, क्योंकि बादल को वृक्ष ही आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले वृक्षों का दोहन हुआ, उसके बाद वर्षा की ऋतु खराब हो गई। दूसरा हमारे पास आया, वर्षा खराब होने से अनाज की उत्पत्ति कम होने लगी, साथ ही पृथ्वी की जो उर्वरता थी, फर्टिलिटी थी, वो कम हो गई। जिससे क्या हुआ कि आने वाले, अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दूरदर्शी हैं, विवेकशील हैं, वो देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो भूमि की उर्वरता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और भूमि की उर्वरता खत्म होने के बाद आपके पास खाना या अनाज उगाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मनुष्य इतना चालाक आदमी है कि वो कहता है कि हम अनाज को भी इंडस्ट्री में बना लेंगे, फैक्ट्री में बना लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने जो नेचुरल चीज थी उसको खत्म करके इंडस्ट्री में बनाना शुरू कर दिया, तो इससे आपकी समझदारी नहीं, मूर्खता का प्रमाण मिलता है। पहली बात हो गई पर्यावरण में इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा हो गया, आपने वृक्षों का बहुत ही दोहन किया और वर्षा खराब हो गई, भूमि उसके बाद खराब हो गई। और भूमि खराब होने से आप जानते हैं अनाज नहीं उग सकता, और हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ना उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, ना उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है। दिल्ली की हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो कहते हैं दिन में आप 10 सिगरेट के बराबर अपने अंदर पोल्यूशन लेते हैं। अगर आप दिसंबर के समय वहां जाएं और कोहरे के समय में वहां पे धुंध छा जाती है, और अगर आप वहां बाहर घूम रहे हैं तो आपके नाकों और मुंह के अंदर एक कालीख जम जाती है, जिसको आपको जाके साफ करना पड़ता है। यह है दिल्ली की हालत आज की, और ऐसा दिल्ली में ही नहीं सब जगह होने वाला है, क्योंकि इंसान इतना मूर्ख हो गया है, इतना अपने लालच में खो गया है कि उसको यह नहीं दिख रहा कि पर्यावरण, प्रकृति जो हमें यहाँ पे बचा के रखी है, जो हमें जीवन दे रही है, वो उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो पहली चुनौती हो गई पर्यावरण। दूसरी चुनौती शिक्षा, विद्या और बेरोजगारी, स्वावलंबन और बेरोजगारी। शिक्षा और विद्या के प्रसंग में एक कथा आती है कि शिक्षा और विद्या दो राजकुमारियां थी, एक किसी राज्य की। तो विद्या को उस समय ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि आपको विद्वान सब जगह मिल जाते थे, शिक्षित भले ही ना मिले। पुराने भारत में शिक्षित भले ही व्यक्ति ना हो, लेकिन विद्वान जरूर होता था। तो शिक्षा और विद्या में विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता था। शिक्षा को इस बात से जलन होने लगी, तो एक दिन दोनों राजकुमारियां जंगल में नहाने के लिए गई और शिक्षा ने सोचा कि एक षड्यंत्र में खेल लेती हूँ, विद्या के कपड़े पहन के मैं चले जाती हूँ। उसने विद्या के कपड़े पहने और अपने राज्य में चली गई, और विद्या के कपड़े पहन के जब गई तो शिक्षा ने यह षड्यंत्र वहां रचा। उसने ये कहा कि विद्या को चुड़ैल योनि प्राप्त हुई है, अर्थात उसने बुरे कर्म किए हैं, उसको चुड़ैल योनि प्राप्त हुई है, तो आप ये कीजिए कि अब उसके तरफ नहीं जाइएगा, उसको ढूंढने मत जाइएगा। तो विद्या अभी तक जंगलों में भटक रही है और शिक्षा हमारे सर पे चढ़ गई है। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है नॉलेज, डिग्री। आपने जो डिग्री ले ली, कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया, ये सब शिक्षा है। विद्या क्या है? विद्या है विजडम। जैसा कि मैंने कहा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नॉलेज और विजडम में बहुत अंतर है। आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन विजडम, उस नॉलेज को किस जगह यूज करना है, ये अगर आपके पास नहीं है तो वो नॉलेज व्यर्थ है। वो नॉलेज दिमाग में रखे रखे खराब हो जाएगा, भूल जाएगा, व्यक्ति भूल जाता है। तो शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में हमें ये करना है कि शिक्षा पर महत्व न देकर विद्या पर देना है। आज का समय भी इसी तरह का है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां शिक्षा पर महत्व नहीं देती है, वो डिग्री पे महत्व नहीं देती है। वो कहती है कि आपके पास अगर प्रैक्टिकल एबिलिटी है, वो नॉलेज है और उसको आप यूज कर सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। तो ये आज चेंज हो रहा है कि हम विजडम की ओर जा रहे हैं, डिग्री का इतना महत्व नहीं है। कई बेरोजगार
इसी के अगला क्रम आता है कि शिक्षा विद्या। अगर आपके पास शिक्षा तो है लेकिन उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेरोजगार रहेंगे। बेरोजगार रहेंगे तो फिर आपके पास ये समस्या आएगी कि आपका जीवन कैसे चले। मैं कई जगह जाता हूँ, वहाँ पे लोग पूछते हैं भैया आप बताइए बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव से भी कई लोग पूछते थे कि आप गुरुदेव बताइए हम कैसे शिष्य बने, कैसे शिष्य बने, क्या करें हम। तो गुरुदेव एक चीज कहते थे कि बेटा आप ये मत पूछिए कि हम क्या करें, आप ये पूछिए कि हम क्या बने। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि यदि आप ये सोचते हैं कि हम क्या करें तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या बने। यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको आज से ही आईएएस बनना होगा। आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ाई सब करते हैं। मुखर्जी नगर में आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ही बन पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या बने इस पर ध्यान देते हैं। क्या बने अर्थात अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ऐसे बनाए कि वो आज से ही आईएएस जैसे लगे। आईएएस कैसा चलता है, कैसे बैठता है, किस तरह की बातें करेगा, ये होता है कैसे बने। तो व्यक्तित्व को इस तरह से करें कि आप क्या बने, हम क्या बन जाए, क्या करें ये दूसरी बात है, अलग बात है, छोटी बात है, लेकिन क्या बने ये महत्वपूर्ण बात है। आपके व्यक्तित्व में वो लक्ष्य दिखना चाहिए। उसके बाद बेरोजगारी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपके पास स्किल्स जब होंगी, कैपेबिलिटी होगी, तो आप प्रतिभा के आधार पे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास चुनौतियां हैं। जो चुनौती थी, पहली थी पर्यावरण, दूसरी शिक्षा विद्या और बेरोजगारी, तीसरी सबसे बड़ी आज के जमाने में हमें दिखती है नशा। युवाओं में नशा। कैसा नशा? सबसे पहले तो दारू, गुटखा। मेरे दिल्ली में मैं था तो वहाँ पे कई आईएएस, यूपीएससी, नई कई एग्जामों की तैयारी कर रहे लोग गुटखे को एक बहुत अच्छे नाम से बुलाते थे। उनके लिए बहुत अच्छा था, दूसरों के लिए बहुत खराब था। वो नाम था बुद्धिवर्धक चूर्ण। वो कहते थे गुटखे को, राशि को बुद्धिवर्धक चूर्ण। ये बेकार की बातें थी, ये मैं उनको समझाता था, कई लोग समझाते थे, लेकिन उनके माइंड में और वहां का माहौल इस तरह का था कि वो उसको निकाल नहीं पाते थे, विसंगति में पड़ जाते थे। कई बहुत अच्छे अच्छे कैपेबिलिटी वाले लड़के मेरे साथ के विसंगति में पड़ गए, दारू में पड़ गए, नशे में पड़ गए। उनका 100% क्लियर था कि वो कोई भी एग्जाम निकाल सकते थे, लेकिन आज भी वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पाए। ये क्या है? ये नशा। नशे ने व्यक्ति को खोखला बना दिया है, युवाओं को खोखला बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि नशा व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालता है। वो उसकी बुद्धि को विस्मृत कर देता है, उसके विवेक को खत्म कर देता है। उसको आज का सुख दिखता है, कल का दुख नहीं दिखता। वो स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन क्या होता है? जो आपको धीरे मारे नहीं, जो पहले आपको सड़ाए फिर मारे। नशा इसी तरह का स्लो पॉइजन है। नशा एक आज नया तरह का एक और आ गया है। दारू, गुटखा, ये तो नशे थे ही, लेकिन आज एक तरह का एक नया और नशा आ गया है जो हमारे हाथों में रहता है, 7 इंच का मोबाइल फोन। युवाओं में ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि यदि उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट हो, वाईफाई हो, तो इंस्टाग्राम रील्स पे वो 4-5 घंटे ऐसे ही बिता देंगे। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको उंगली का इस्तेमाल करना होता है और कंजम्पशन लेवल आपका बढ़ता रहता है। आपका डोपामिन बढ़ता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इंस्टाग्राम रील्स, उसके बाद फेसबुक, ये सब नए तरह के नशे हैं। क्यों? इसको नशा क्यों बोला जा रहा है? ये नशा इसलिए बन गया है क्योंकि आप इसमें अपने जीवन का अमूल्य समय गंवा रहे हैं। कितना समय? दिन का 4 घंटा। आपके मोबाइल में डिजिटल वेलबींग करके ऐप होगा, सबके में आजकल आने लगा है। कंपनीज ही देने लगी है क्योंकि उनको मालूम है कि ज्यादातर इसी का कंजम्पशन बढ़ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप 4 घंटे से कम कभी मोबाइल नहीं चलाते ही नहीं होंगे। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, फेसबुक हो गया, और भी तरह के ऐप्स हैं, बहुत सारे की चीजें हैं, वो नशा। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज में आदी हो गए हैं, तो वो नशा। ये नशा आपको इस तरह से बर्बाद कर देगा कि आप जिस चीज को आपको पढ़ने के लिए या कोई नई चीज जानने के लिए इस्तेमाल करना है, वो आप ये सब चीजें देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी में एक चीज आती है अश्लीलता। अश्लीलता जो हमारे समाज में इस तरह से फैल गई है कि युवाओं को पथभ्रमित कर रही है। आप जितनी भी न्यूज आजकल देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जगह पे आपको ये देखने को मिलता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये सब आपके नेत्रों से जाता है और दिमाग में रहता है, और वही चीज हमको प्रेरित करती है ये सब घिनौने काम करने के लिए। तो ये नशा, पर्यावरण, शिक्षा, नशा। एक और हमारे पास आज का जो चुनौती है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किस तरह से? अभी जैसा कि भैया ने बताया
कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज अगर आप देखें फैक्ट्स पे अगर हम बात करें, साइंटिफिक बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है वो इस तरह से है कि आगे आने वाले समय में हम मोबाइल इस तरह से यूज करते हैं गर्दन झुका के। और गर्दन झुकाने का अर्थ है कि आपके नेक की जो स्पाइन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर से आपको धीरे धीरे आज से आने वाले 10-15 सालों में 99% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना है। और ये फैक्ट के आधार पर है, साइंटिफिक रिसर्च है, अगर आप देखना चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का बहुत ज्यादा संभावना हमारे पास आज बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं में। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की सबसे बड़ी जो दिक्कत ये होगी कि आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी और कंटिन्यू यहाँ पे आपको दर्द होता रहेगा, जिससे आपके ब्रेन पे भी असर पड़ेगा। आप कोई भी काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको फुल पोटेंशियल में करना चाहिए। तो ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक यानी मेंटल हेल्थ में आपके पास क्या आता है? मेंटल हेल्थ में आपके पास आता है डिप्रेशन। अभी मैं कल ही परसों ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक नीट के छात्र ने अपने भांजे का कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? इसलिए कत्ल कर दिया कि वो बच्चा रो रहा था और उसको नीट की तैयारी करने में दिक्कत हो रही थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितने प्रेशर में होगा, कितने डिप्रेशन में होगा कि उसने अपने परिवार वाले, अपने सगे भतीजे की मृत्यु करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं किसकी मृत्यु करने जा रहा हूँ। उस प्रेशर, उस डिप्रेशन ने उसको कितना नीचे गिरा दिया। और डिप्रेशन आपको क्या कर सकता है? डिप्रेशन आपको परिवार से तोड़ सकता है, समाज से तोड़ सकता है। समाज से कैसे तोड़ देगा? समाज से ऐसे तोड़ देगा कि आपको अपने के अलावा कोई और दिखेगा ही नहीं। डिप्रेशन के समय आपको केवल ये दिखता है कि हम किस तरह से इससे निकल सकें। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। आप हेल्थ की बीमारी तो किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में डिप्रेशन को अगर हम बात करें तो कहेंगे कि अरे ये तो पागल हो गया है, डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन ये हमारे समाज में आज है जो हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो ये हो गया हमारा मानसिक में एक और आता है जिसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना है और किस जगह पे करना है। ये होती है विस्मृति। जब डोपामिन आपके दिमाग में रिलीज होता है तो डोपामिन आपको विस्मृत कर देता है। डोपामिन एक केमिकल होता है, हार्मोन होता है जो आपको विस्मृत कर देता है कि हमको इस क्षण का सुख, हमें इस क्षण का सुख चाहिए, हमें आज अभी सुख चाहिए और बात का हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप विवेक की दृष्टि से देखें तो हम ये देखेंगे कि हमें आज भले ही थोड़ा दुख झेलना पड़ जाए लेकिन आगे हमारा जीवन सुखमय हो। लेकिन ये हमारा खत्म होता जा रहा है। तो ये हुआ हमारा स्वास्थ्य। दूसरा और आखिरी हमारे पास आज का जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो है आस्था संकट। युवाओं में अध्यात्म की कमी। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यह है जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग। अध्यात्म माला ये सब भी अध्यात्म का एक पार्ट है, लेकिन वे ऑफ लिविंग, आप किस तरह से जी रहे हैं, ये एक अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म। तो युवाओं में इसकी बहुत कमी देखी जा रही है, जिसके कारण वो ये सब चीजें कर रहा है और पथभ्रष्ट हो रहा है और गलत रास्ते पे जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अध्यात्म हमारे जीवन में किस तरह से उतरे। अध्यात्म को युवाओं के जीवन में उतारने के केवल 4 सिंपल और बहुत ही इजी तरीके हैं। सबसे पहले साधना अर्थात मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए। ये नहीं कहते हम आधे घंटे मेडिटेशन कीजिए, आप दिन का 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 10 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, 1 माला गायत्री मंत्र की पढ़िए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र आपको विवेक देगा, सद्बुद्धि देगा। मेडिटेशन आपको आपके मन पे कंट्रोल करना सिखाएगा। नशा जब आदमी करने जाता है तो उसका मन इतना मूर्ख है, और हम इतने मूर्ख हैं कि हम पैसे लेके जहर खरीदने जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि हम धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ये आपको मेडिटेशन ये सिखाएगा कि अपने मन को कैसे काबू करना है। आपका मन बहुत चालाक है, आप पढ़ने बैठेंगे तो बोलेगा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, घूम के आते हैं। और फिर जब पढ़ने बैठेंगे, घूम के आ गए, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर बोलेंगे अरे अब फिर मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, थक गए हैं। फिर आप टीवी देख के बैठेंगे, फिर बोलेंगे चलिए पढ़ लेते हैं, फिर बोलेगा अरे अब तो थोड़ा सा सो लेते हैं, रात हो गई है, कल सुबह उठ के पढ़ेंगे। और कल सुबह फिर आपको लेट उठाएगा, मना नहीं करेगा कि नहीं उठना नहीं है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल उठेंगे। और सुबह फिर बोलेगा 5 मिनट रुक जाते हैं, फिर अलार्म बजेगा, फिर बोलेगा 5 मिनट रुक जाते हैं। ये आपका मन है। आप अपने मन को नहीं समझ पाएंगे तो पूरी दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, किसी को नहीं समझ पाएंगे। मन पे काबू रखना। मन पे काबू रखने के लिए साधना अर्थात मेडिटेशन।
मेडिटेशन आपको अपने जीवन में उतारनी है। 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको सद्बुद्धि देगा, आपको सही मार्ग पर प्रेरित करेगा। नशा आदमी करता है, उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या कर रहा हूँ। नशा करना है तो भगत सिंह जैसा कीजिए। भगत सिंह ने अपने देश प्रेम से नशा किया, आजादी से नशा किया। वो क्या कहते हैं भगत सिंह? भगत सिंह कहते हैं कि इस कदर वाकिफ है कलम, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मुझसे, मेरे जज्बातों से, कि यदि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। कि इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। तो भगत सिंह जैसा नशा कीजिए, स्वामी विवेकानंद जैसा नशा कीजिए जिसने गुरु भक्ति में अपने पूरे जीवन को त्याग कर दिया। छत्रपति शिवाजी जैसा नशा कीजिए, देश प्रेम का नशा कीजिए। ये नशे पॉजिटिव नशे हैं, ये आप कीजिए। ये युवाओं से हमारी अपेक्षा है, ये युवाओं का कर्तव्य है। हमारी अपेक्षा से इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, ये आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पहचानिए। उसके बाद साधना, साधना हो गई मेडिटेशन। दूसरा आपको ये करना है संयम, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब तरह की चीजें आपको सीखनी है। मैनेजमेंट सीखना है। क्यों? लाइफ मैनेजमेंट सीखना है तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट आप सीख गए तो मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे। मनी मैनेजमेंट सीख गए तो आपको पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। अंत में सब घूम के पैसे पे ही आता है। तो आपको संयम बरतना है। किस तरह से? टाइम को अपने इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। मनी को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप फालतू के खर्चे ना करें, उल्टी सीधी जगह पे जहां जरूरत नहीं है वहां खर्चा ना करें। यह हो गया संयम। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात रीडिंग। रीडिंग कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। रीडिंग कैपेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद जैसी। स्वामी विवेकानंद और उन्होंने 10-15 पुस्तकें उठा ली और अगले दिन लाके वापस कर दी। फिर अगले दिन ही ऐसा किया, 10-15 पुस्तकें फिर उठाई, फिर लाके वापस कर दी। लाइब्रेरियन में तो गुस्सा आया। लाइब्रेरियन ने बोला जब पढ़ना नहीं होता तो इतनी सारी पुस्तकें लेके क्यों जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये पुस्तकें रखी हैं, आप इनमें से कोई भी पुस्तक उठा लीजिए और कोई भी पेज का कोई भी पैराग्राफ पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा पेज पढ़ के सुना दूंगा। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर लाइब्रेरियन ने ठीक है वैसे ही किया। एक बुक उठाई, अपना एक पैराग्राफ पढ़ा और स्वामी विवेकानंद ने पूरा पेज उनको पढ़ के बता दिया, पेज नंबर सही है। इस तरह का हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। इस तरह का ना हो तो थोड़ा बहुत हमारा लेवल भले ही उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम कोशिश तो करें। हम चांद पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम, ये नहीं है कि बहुत ऊपर मतलब चांद पे जाने की कोशिश करेंगे तभी तो चांद पे जा पाएंगे। आज तो दुनिया मार्स पे जाने लगी है। तो हमको इस तरह से स्वाध्याय रीडिंग, नई नई बुक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अच्छी साहित्य पढ़ना है। अच्छा साहित्य आपके लाइफ मैनेजमेंट को जो सिखाए। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए जो आपको अपने से बेहतर होने के लिए प्रेरित करें। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर को क्या खाना देते हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप अपने मन को क्या देते हैं। मन का खाना होता है पढ़ना। आप क्या पढ़ते हैं, किस तरह के विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं। क्यों? क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति बनता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि वो कैसे चलता था, कि कैसे बैठता था? नहीं, आप उनके विचारों के बारे में बात करते हैं कि वो क्या सोचते थे, वो क्या बोलते थे, किस तरह से बात करते थे। ये होता है विचारों की शक्ति। व्यक्ति मर जाता है, विचार नहीं मरते। इसलिए अपने विचारों को परिष्कृत कीजिए पढ़ के। साधना हो गया, संयम, स्वाध्याय। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और हमारी आज की आपकी अपेक्षा, सेवा। सेवा अर्थात समाज की सेवा, अपनी सेवा, परिवार की सेवा। अपनी सेवा कीजिए। अपनी सेवा किस तरह से? अपने आप को सुधार के, अपना व्यक्तित्व का परिष्कार करके, यह आपकी सेवा होगी। उसके बाद परिवार की क्या सेवा? अपने परिवार को सुधारिए। आपके परिवार में, आपके भाई बहनों में देखते हैं अगर आप कुछ गलत हो रहा है, कोई अगर नशा कर रहा है, कोई अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप उसको संभालिए। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। उसके बाद समाज की सेवा। समाज इतनी गलत दिशा में जा रहा है तो ये आपका दायित्व बनता है कि हम इसको सुधारें। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण आज का दायित्व है, क्योंकि ये इमरजेंसी का समय है। इमरजेंसी के समय में अगर व्यक्ति के घर में आग लगी हो तो वो ऑफिस जाने के लिए ऑटो नहीं ढूंढता, वो पहले घर की आग बुझाता है। तो ये इमरजेंसी का समय है। आपको अपना, परिवार का और समाज का, सभी का उत्थान करना है, सभी का कल्याण करना है। उसके लिए पहले खुद बनना होगा, स्वयं परिष्कृत होना होगा। तो ये आज की चुनौतियां हैं। पर्यावरण, शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, नशा, ये सब आज की आस्था संकट, ये सब आज की चुनौतियां हैं। अब हमारा आपसे क्या निवेदन है? हमारा आपसे ये निवेदन है कि इन सब चुनौतियों पे आप आज यहाँ से जाएं तो गंभीरता से विचार करें।
क्या विचार करें? विचार ये करें कि ये चुनौतियां क्या ये सही में है? हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से ये मत बनाएं कि हाँ ये चुनौतियां अगर हैं तो हम इसका किस तरह से निराकरण कर सकते हैं अपने छोटे से छोटे लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे। आप अपने गांव में हैं, आप अपने गांव में छोटे से छोटे लेवल पे क्या कर, हम अकेले अपने दम पे क्या कर सकते हैं? अकेले चलने की जो शक्ति रखता है वही इतिहास बनाता है। कैसे? तो हमको छोटे से छोटे लेवल पे किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करना है, ये हमको सीखना है, ये हमको बनना है। आप कल को बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, कल को बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, आपका वो अफसर बनना, आपका वो बिजनेसमैन बनना व्यर्थ हो जाएगा। आपने अभी 2 साल पिछले देखे, कोरोना में इंसान पैसे ले लेके घूम रहा था, लेकिन एक बूंद ऑक्सीजन का उसको मिल नहीं पा रही थी। आगे आने वाले समय में मित्रों ये होने वाला है कि इंसान के पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे, लेकिन जब भूमि में उर्वरता नहीं रहेगी और अनाज नहीं मिलेगा तो आदमी करोड़ों अरबों लेके घूमता रहेगा, लेकिन उसको पेट भरने के लिए खाना नहीं। तो इस तरह से पैसा सबको चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए, लेकिन आगे आने वाले समय में खाना भी सबको ही चाहिए। खाना अगर नहीं मिलेगा तो आप उस पैसे को खाएंगे क्या? पैसे को तो नहीं खा लेंगे। तो हमें ये सोचना होगा, हमारे युवा दोस्तों को किस जगह जा रहे हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने क्षेत्र में हम छोटे से छोटे लेवल पे क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे स्तर पे अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। हमारा देश वीरों का देश है। आप इस बात को अनुभव कीजिए कि हम किस देश में बैठे हैं। हम भारत भूमि में बैठे हैं। इस भारत भूमि ने पूरे विश्व को क्या क्या अनुदान दिया, आपको देखने की जरूरत है। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ के घोड़े तक इतने दमदार थे जिन पे कविता लिखी जाती थी। राणा प्रताप के घोड़े के बारे में आपने सुना है? चेतक पे कविता अगर आपने बचपन में पढ़ी हो, आपको याद हो, तो उस पे क्या लिखा था कि राणा प्रताप का घोड़ा इस तरह का था कि वो पुतलियां हिलाते नहीं थे राणा प्रताप, और वो घोड़ा मुड़ जाता था। कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह के घोड़े जब हमारे यहाँ थे तो इंसानों की तो क्या ही बात की जाए। इस तरह का जज्बा उन घोड़ों में था तो इंसानों की जज्बों की तो क्या बात की जाए। वो जज्बा अभी सो गया है, हमको उसे उठाने की जरूरत है, उसको जगाने की जरूरत है। आप ये सब अपने जज्बे को जगाइए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए, अपनी बात को भावना के साथ कि आप यहाँ से जब उठें तो अपने समाज में, अपने देश में एक परिवर्तन की आंधी लेकर उठें। अपने हृदय में ये सोच कर उठें कि हमें जीवन में कुछ अलग करना है और इस देश के लिए, समाज के लिए, इस विश्व के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि जब हम मर जाएं तो भी अमर रहें। हम भले ही 10 साल जिए, 20 साल, 50 साल जिए, लेकिन अमर होकर के जिए। इस तरह के भाव के साथ मैं इन पंक्तियों के साथ आपके अंदर बैठे शिव, कृष्ण, राम और जितने भी महान विभूति हुई, भगत सिंह, इन सबको आहूत करता हूँ, आवाहन करता हूँ कि आप जब यहाँ से उठें तो ये सोच कर उठें, ये संकल्प लेकर उठें कि हम कुछ करेंगे। इन पंक्तियों के साथ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु के फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह उठो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, और रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। भारत माँ पे शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण में कंकण पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम। परशुराम का फरसा जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, और हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, और दक्खन वाला जगे शिवाजी। कौन? छत्रपति शिवाजी।
और दक्खन वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, और हट बढ़ बढ़ कर मरने को होते विकट मराठों के राजा, और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, और भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। तो इसी भावना के साथ कि भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, संगी ने अर्थात ब्रिटिश, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई, उस बापू की शान जगे और उस बापू की आन जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का अभिमान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, सुभाष चंद्र बोस, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की काट बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष का मान जगे, ये भारत की संतान जगे, ये भारत देश महान जगे। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने अभी देखा